नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में आप लोगों ने ये टॉपिक तक पढ़ लिया था, एनजीटी फॉर्म्स पैनल टू एग्जामिन इलीगल सैंड माइनिंग इन यमुना रिवर। एनजीटी यानी कि ऑब्वियसली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। आज हम नए टॉपिक पे चल रहे हैं जिसका नाम है बेसिक मीटिंग ऑन क्लाइमेट। तो यहाँ पे कुछ नाम यूज करे गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया है, पेरिस अग्रीमेंट बोला गया है, अरे मान जा बेटे, क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया है, पेरिस अग्रीमेंट कहा गया है, ना मानेगा आज। क्योटो प्रोटोकॉल, दिस पेरिस अग्रीमेंट। तो ये बेसिकली क्या है कि यूनाइटेड नेशंस, एक नाम मैंने आपको शायद उस दिन बताया था बच्चों, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, आईपीसीसी का नाम मैंने आपको बताया था। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके साथ साथ मैंने आपको दो लोगों के नाम और बताए थे, एक था अल्बोर और एक था पचौरी। पचौरी ऑब्वियसली फ्रॉम इंडिया। और इन लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया बिकॉज इन्होंने लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्होंने लोगों का अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ाया, इसके लिए नोबेल पीस प्राइज से इनको नवाजा गया। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल या बाली समिट, ये सारी वर्ड्स जो है ये कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है जहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, जो क्वांटम ऑफ रिस्क दैट इट कैरीज फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन लोगों को समझ में आया। और डेवलप्ड कंट्रीज ने स्पेसिफिकली शुरुआत करी, पहल करी और कमिट करा कि हम किस तरीके से इसको डील करेंगे, कैसे हम अपनी कार्बन एमिशंस को कम करेंगे और कैसे हम लोगों ने जो पैसे कमाए हैं वो हम डोनेट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे एक फंड बनाने के लिए जो आने वाले समय में डेवलपिंग नेशंस को भी और मदद करेगा कि वो अपने कार्बन एमिशंस को कम कर सके और अपने आप को ज्यादा ग्रीन बना सके। तो ये मिनिस्टीरियल मीटिंग जो हुई, इसका हिस्सा थे कौन कौन लोग इसका हिस्सा थे। इंडिया था, क्या है ये, इंडिया था, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना। ये चार लोग यहाँ पे मिले। In this, India was represented by Union Environment Minister Prakash Javadekar. They reaffirmed their commitment to successful implementation of UNFCCC, its Kyoto Protocol and its Paris Agreement, based on the recognition of need and special circumstances of developing countries. They jointly urged डेवलप्ड कंट्रीज को ये कहा गया कि भैया आप लोगों को जो आपने एक फाइनेंशियल कमिटमेंट दिया था कि आप लोग लगभग $100 बिलियन मोबिलाइज करेंगे 2020 तक, ताकि उस पैसे को डेवलपिंग कंट्रीज यूज कर सके अपने आप को ज्यादा ग्रीन और एनवायरमेंटली कंड्यूसिव बनाने के लिए। They reiterated to work together ahead of the United Nations session on climate change and the next conference of parties. Next conference of parties COP25 जो होने वाली है वो होने वाली है चिली में। It was also decided that China will host the next meeting of the basic ministers. Obviously आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि बेसिक मिनिस्टर्स की जो अगली मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, तो उसका आंसर हो जाएगा चाइना। अभी जो थी वो कहाँ पे हुई थी, ब्राजील, साओ पाउलो। बहुत बढ़िया। अगला एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात है सरल। सरल क्या है? सरल इज बेसिकली स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। जो लोग गुजरात से हैं वो लोग शायद सोलर पैनल को बहुत बार बहुत सारे कनाल्स के ऊपर या प्रोबेबली ब्रिजेस के ऊपर आपने इस तरह के रूफटॉप्स को देखा होगा। घरों में भी बहुत ज्यादा सोलर गुजरात में यूज होने लग गया है, स्पेशली फॉर हीटिंग पर्पस तो बहुत ज्यादा यूटिलिटीज की है। बाकी जगहों के जो स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे होंगे तो बहुत चुनिंदा जगह पे ही सोलर रूफ पैनलिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। बाकी स्टेट्स आर टू कैच अप, बट कहीं ना कहीं इस दिशा में जाना ही पड़ेगा बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। लॉन्च्ड बाय एमओएस फॉर पावर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, Karnataka ranks first in the index that evaluates Indian states based on their attractiveness for rooftop development. तो ये क्वेश्चन आप जैसे ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो
वन स्टेट कौन सा है, तो आंसर भी कर्नाटका। तेलंगाना is at the second position, Gujarat is at third place and Andhra Pradesh ranks fourth. ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऑब्वियसली कुछ समय तक तो कुछ समय पहले तक एक ही स्टेट थे, बट नाउ ऑब्वियसली दे नाउ बिकम टू सेपरेट स्टेट्स, और दोनों ही सोलर रूफटॉप के इंडेक्स में काफी अच्छी रैंकिंग पे आ रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ रेस्पेक्टिवली। सरल is collaboratively designed by MNRE, SSEF, ASSOCHAM and EY. EY is basically Ernst and Young बच्चों, बिग फोर में से एक। ये नाम हर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए, सपना होना चाहिए आपका ऐसी कंपनीज में काम करने का। तो अर्नस्ट एंड यंग है, EY, एसोचैम इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। देन यू हैव SSEF जो है शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन है, शक्ति में राइट डाउन, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। MNRE is nothing but Ministry of New and Renewable, MNRE is nothing but Ministry of New and Renewable Energy, जो नाम आपको ऊपर दिया हुआ। Launched during the review, planning and monitoring meeting with state and state power utilities, सरल captures 5 key aspects। कौन से 5 key aspect को सरल capture करता है? Robustness, robust मतलब होता है strong, strength, robustness of policy framework। इसके अलावा implementation environment, investment climate, consumer experience, business ecosystem। ये 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए सरल जो है एक इंडेक्स या एक रैंकिंग या नंबर आपको देता है, जो ये बताता है कि कौन सा स्टेट सोलर एनर्जी को लेके कितना ज्यादा सक्षम है। इट विल हेल्प स्टेट्स फॉर चैनलाइजिंग इन्वेस्टमेंट दैट विल हेल्प देम टू ग्रो। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सच एन एक्सरसाइज इज लाइकली टू क्रिएट more conducive environment, conducive का मतलब होता है supportive, for solar rooftop installation, encourage investment and lead to accelerated growth of the sector। यानी कि कहीं ना कहीं एक sense of competitiveness आएगा, एक sense of measurement आएगा, जिसकी वजह से everybody would probably try and work a little harder to improve their scores, and that would also encourage investment in that sector। Let's move ahead। Science, technology, IT and space science। पहली चीज इसमें है मनी ऐप। RBI launched मनी मोबाइल ऐप टू हेल्प आइडेंटिफाइंग द डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी। बेसिकली जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जिनको कि नोटों को ये समझने में मुश्किल होती है कि ये कौन सा नोट है, कितने रुपए का नोट है, उसमें ये मदद करेगा। लॉन्च बाय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ऑन January 1, 2020, RBI app will enable the visually disabled to identify the denomination of currency note using the एप्लीकेशन। एक बार इस ऐप को अगर कोई डाउनलोड कर लेता है, फिर ऑफलाइन मोड में भी ये काम करेगी और शायद प्रॉम्प्ट करेगी एक विजुअली इम्पेयर्ड दिव्यांग को, ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी कि उसके हाथ में जो नोट है वो कितने रुपए का नोट है, किस डिनोमिनेशन का नोट है। ठीक है, तो आपसे MCQ में पूछा जा सकता है मनी ऐप किस लिए बनाया गया। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें बताना पड़ेगा। टू हेल्प द विजुअली एबल टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी। चलिए, अब आया है आदित्य L1। आदित्य आप सबको पता होगा कि भास्कर या सूर्य का दूसरा नाम है आदित्य, और आदित्य के नाम से एक मिशन करना चाहते हैं इसरो, जिसके तहत ये क्या करेंगे। द सोलर मिशन इज नेम्ड आदित्य L1 एंड विल बी कैरिंग आउट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोरोना ऑफ द सन। ये कोरोना से डरना नहीं है, सतह की बात हो रही है। द कोरोना ऑफ द सन इज द आउटर लेयर ऑफ द सन विच इज स्प्रेड ओवर 1000 किलोमीटर्स। Aditya L1 mission and will be inserted in a halo orbit around the L1 which is 1.5 million kilometers from the Earth। यानी कि एक सैटेलाइट है जिसको सन का जो हेलो ऑर्बिट है L1 नाम का, वहां पे इसको प्लेस किया जाएगा। The satellite carries additional 6 payloads with enhanced science scope and objectives। आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। Aditya L1 with additional experiments can now provide observation of sun's corona, यानी कि soft and hard X-ray के emission lines in the visible and NIR chromosphere and photosphere। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है कि सन की जितनी भी तरह की सतहें हैं, उन सबको एक साथ स्टडी करेंगे एक ही मिशन के द्वारा, और उसका नाम है आदित्य L1। L1 द नेम ऑफ द ऑर्बिट, तो L1 नाम याद रखना जरूरी है, आदित्य नाम याद रखना जरूरी है। और ये
थोड़ा सा स्कोप को एक्सटेंड करते हुए आपको यहाँ पे बताया है कि कोरोना, उसके बाद में क्रोमोस्फियर एंड फोटोस्फियर, इस तरह की चीजों को स्टडी करने वाला। चंद्रयान 2 लॉन्च एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन था टू स्टडी द एग्जॉस्फियर, सरफेस एंड सब सरफेस ऑफ द मून इन अ सिंगल मिशन। यानी कि चांद की तीनों जो परत हैं सतह की, उनको स्टडी करना था एक ही मिशन के द्वारा। और ये चंद्रयान 2 वाज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मिशन। ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर टू एक्सप्लोर साउथ पोल ऑफ मून और लाइव इसको स्ट्रीम किया गया, कामयाब मिशन इंडिया का। इसके बाद में एक और मिशन है जो इसरो करना चाहता है, जिसका नाम है गंगायान। अब ये जो गंगायान का मिशन है, इसमें सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि इसरो और डीआरडीओ ने एमओयू से साइन करे। एमओयू का मतलब आप जानते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। किस तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है? डीआरडीओ में आपको बता दूं, डीआरडीओ जो है वो डिफेंस के लिए आर&डी करता है, रिसर्च करता है, डिफेंस फोर्सेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है डीआरडीओ। तो इनको एक्सपर्टीज है, इनके पास में वो टेक्नोलॉजी है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में कैसे, किस तरह का फूड पैकेजिंग होना चाहिए, किस तरह की सर्वाइवल किट्स होनी चाहिए। और गंगायान के मिशन के लिए डीआरडीओ इज गोइंग टू पेयर अप विद इसरो, और इसरो की वो मदद करेगा अपनी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करके। आइए देखते हैं। न्यू दिल्ली सितंबर 17, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्यूसडे इंक्ड एमओयूज, इंक्ड का मतलब होता है साइन करना, विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आर&डी बीच में आ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे डिफेंस और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम्स फॉर द गंगायान प्रोजेक्ट। A delegation of ISRO scientists led by Director of Human Space Flight Center, Director of Human Space Flight Center. Obviously, this is not going to be a satellite launch, it is going to be a manned mission. यहाँ पे वाकई में साथ में लोग जाने वाले, तो इसीलिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन सेंटर के जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने साइन किए ये एमओयूज। DRDO to provide technology for space food, space crew health monitoring and emergency survival kit. Radiation measurement and protection parachutes for safe recovery of crew. बहुत ही बढ़िया। गंगायान मिशन, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। इसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि मॉस्को रशिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं इस 7 दिन के मिशन के लिए, फॉर अ 7-day स्पेस मिशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने चंद्रयान के बारे में पढ़ा, गंगायान के बारे में पढ़ा और आदित्य L1 के बारे में पढ़ा। तो स्पेस रिसर्च से बाहर आते हैं और थोड़ा और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और चीज देखते हैं। ये फोटोग्राफ है बच्चों एक नॉर्मल डीजल जनरेटर की, जो हम लोग अभी भी शादियों में, फंक्शंस में और ऑब्वियसली खेतों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसे इरिगेशन के लिए। इसका एक ऑल्टरनेटिव लॉन्च किया है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस फ्यूएल सेल सिस्टम। आप देखिए इसके कंपैरिजन में समथिंग लाइक दिस विच इज नॉइजी एंड पोल्यूटिंग, इसकी जगह पे एक साइलेंट एंड ग्रीन ऑल्टरनेटिव जो कि ऊर्जा पैदा करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, बट एनवायरमेंट के लिए पोल्यूटिंग नहीं होगा। किसने इसे डेवलप किया है? डेवलप्ड बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, लॉन्च्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ओकेजन इज 78 फाउंडेशन डे। किसका? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो फाउंडेशन डे था उसकी उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया। अब आपको इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक तो ये कि इसमें किस तरह का फ्यूल यूज होता है, यानी कि मिथेनॉल एंड बायोमिथेनॉल। साइज क्या है? 5 किलोवाट का, बेस्ड ऑन हाई टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं और ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट हाँ इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि दे आर ट्राइंग टू कैप्चर हीट और उसी टेम्परेचर की मदद से ऊर्जा पैदा करी जा रही है। 70% एफिशिएंसी है जो कि अदरवाइज अचीव नहीं होती है। मोस्टली जो अपने दूसरे सिस्टम्स हैं ऊर्जा जनरेट करने के, वहाँ पे इतनी एनर्जी एफिशिएंसी जनरेट नहीं होती है। तो इसकी वजह से दिस इज गोइंग टू बी आइकॉनिक, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अभी ऑब्वियसली इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है एंड दे आर ट्राइंग टू फाइन ट्यून
दे आर ट्राइंग टू फाइन ट्यून इसमें जिस तरह के भी, और इसको कमर्शियली वायबल बनाने के लिए, स्केल अप करने के लिए किस तरह की चेंजेस इसमें लानी चाहिए, इसके ऊपर में वो और रिसर्च कर रहे हैं। एंड आने वाले 3-4 सालों में इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए रेडी करा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास में आई है बात सेंसस। सेंसस आप सबने सुना है बच्चों, सेंसस इज नथिंग बट जन गणना, ठीक है। यानी कि हमारे देश में कितने लोग हैं उनकी गिनती करना, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं, अलग अलग कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज उनको स्टडी करना, ताकि हमें हमारी एथनिसिटी के बारे में पता चले और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कैन फ्रेम देयर पॉलिसीज, जो भी सोशल सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसको अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। अब ये सेंसस का जो सिस्टम है, जिसके आप समझते हैं इंडिया की आबादी इज अराउंड 136 crores, तो इसको काउंट करना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कम्बरसम टास्क है। और ये टास्क हम 10 साल में एक बार करते हैं, वंस इन अ डेकेड, ठीक है। बहुत बढ़िया, 10 साल में एक बार इस टास्क को अंजाम दिया जाता है। 2011 में लास्ट ये हुआ था और ऑब्वियसली 2021 में अगला सेंसस किया जाएगा। लेकिन जो नई चीज इस दिशा में करी जा रही है वो है कि हमेशा से ये सेंसस जो हुआ करता था, पेपर मैकेनिज्म, जहाँ पे लोग एक्चुअली ट्रैवल करते थे, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे वॉलंटियर्स आगे आते थे और इस प्रक्रिया को पूरा करने में गवर्नमेंट की सहायता करते थे। बट अब ऐसा प्रमोट किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है कि डिजिटल सेंसस ऐप। नाउ प्रैक्टिकलिटी इसकी क्या है, किस प्रकार प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पाएगा कि that remains to be seen, but yes it's a very very bold and very very progressive move, बिकॉज इसके थ्रू डेटा का कैप्चरिंग भी बहुत इजीली हो पाएगा, बहुत कम कॉस्ट पे हो पाएगा, बहुत कम समय में हो पाएगा, और डेटा को मल्टीवेरिएट तरीके से तोड़ा जा सकेगा ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें और ये डेटा आपकी प्लानिंग में और ज़्यादा मदद कर सके। और प्लस कहीं ना कहीं शायद बिकॉज कोई सामने एक पर्सन नहीं होगा, तो यू नेवर नो, मे बी पीपल वुड बी मोर open to sharing true details about their actual income and other such factors, जो शायद किसी और के प्रेजेंस में व्यक्ति या तो इन्फ्लेट करता है या डिफ्लेट करता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। CHC फार्म मशीनरी ऐप बच्चों, ये एक बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है। दिस इज लाइक एन ओला और उबर फॉर, बेसिकली मोटी भाषा में समझाऊं तो समझो ट्रैक्टर्स। यानी कि आपको ट्रैक्टर चाहिए, आपको फार्म इक्विपमेंट्स चाहिए, थ्रेशर चाहिए, ये सारी चीजें आप जैसे आप ओला उबर पे कैब्स बुक करते हैं, वैसे ही आप इनको बुक कर सकते हैं इस ऐप के। तो दो तरफ से बाइलैटरल फायदा देखिए, एक वो व्यक्ति जिसके घर पे ट्रैक्टर खड़ा है, किसी काम का नहीं है, वो भी इस ऐप का फायदा उठा सकता है और अपने ट्रैक्टर को दूसरे बंदे तक पहुंचा सकता है। और वो व्यक्ति जिसके पास ट्रैक्टर खरीदने की शायद अभी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो इस ऐप को यूज करके अपने फार्म इक्विपमेंट्स अपने खेत में मंगवा सकता है। CHC जो वर्ड है, CHC जो वर्ड है, इसका मतलब है कस्टम हायरिंग सेंटर्स। कस्टम हायरिंग सेंटर्स बच्चों, और इस कस्टम हायरिंग सेंटर से बन गया अपना CHC फार्म मशीनरी ऐप। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा इंटरफेस दिखाता हूँ, UI UX दिखाता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट न्यू दिल्ली के दौरान मल्टीलिंगुअल ऐप, अलग अलग भाषाओं में ये अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया है। देखिए क्या लिखा है, फार्मर्स कैन ऑल्सो रेंट आउट देयर एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट टू अदर फार्मर्स, बाकी फार्मर्स बुक भी कर सकते हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन अंडर द CHC फार्म मशीनरी ऐप काफी छोटे फॉन्ट्स में आ रहा है, but it is about 1,26,141 agricultural equipments and sent कस्टम हायरिंग सेंटर्स कुछ 42,000 से भी ऊपर के रजिस्टर हो चुके हैं। इस तरह का इस ऐप का इंटरफेस है, आप देखिए। CHC फार्म ऐप पे आप जाते हैं, अपनी लैंग्वेज चूज करते हैं, फिर आप बताते हैं कि आपको क्या बुक करना है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फॉरवर्ड। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इस ऐप के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। ठीक है,
सो ऐसी कई सारी चीजें हैं बच्चों जो शायद हो रही है अपनी कंट्री में, लेकिन हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. आई पर्सनली लाइक द आइडिया ऑफ दिस ऐप वेरी वेरी मच. आइए देखते हैं. फर्स्ट मोबाइल साइंस एग्जीबिशन एट लेह. लेह लद्दाख, आप सबने नाम सुना है. ये क्या है? मोबाइल साइंस एग्जीबिशन है. यानी कि एक कहावत है कि भी अगर कुआं प्यासे तक नहीं आ सकता है तो, प्यासा अगर कुएं तक नहीं आ सकता है तो फिर कुएं को प्यासे तक आना पड़ता है. यानी कि अगर बच्चे म्यूजियम तक नहीं आ सकते हैं, बच्चे साइंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो साइंस को ही बच्चों तक पहुंचना चाहिए, म्यूजियम तक पहुंचना चाहिए. ये एक बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है. हालांकि ये ले में पहली बार किया गया 2019 सितंबर में, बट ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है. मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा. आप देखिए, इसमें इस तरह की बसेस या वैन्स तैयार करी जाती हैं जिसमें कि साइंस एग्जिबिट्स को डिस्प्ले करा जाता है, और रूरल एरियाज में जहाँ के बच्चों को एक्सपोजर नहीं है इस तरह के साइंस म्यूजियम्स का, इस तरह की इंस्टॉलेशंस का, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इस तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को, एग्जिबिट्स को देख सकें. आइए, जो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे आपकी किताब में लिखी गई है. वेन्यू क्या है? लेह लद्दाख, सितंबर 5 2019 को किया गया. किसने इसे इनॉग्रेट किया? श्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि ऑब्वियसली हमारे कल्चर और टूरिज्म के मिनिस्टर हैं. बहुत अच्छी बात है. आगे चलते हैं. म्यूजियम एट योर डोर स्टेप. मोबाइल साइंस म्यूजियम 1965 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था बच्चों. मोबाइल साइंस म्यूजियम इन 1965. Culture Ministry will launch 25 MSEME buses, MSE sorry, 25 MSE buses, bringing the tally to 48. यानी कि जो मोबाइल साइंस एग्जीबिशन की बसेस या वैन्स को इशू करा जाएगा, 25 नई वैन इसमें जोड़ी जाएगी. ऑलरेडी 23 वैन इस काम में कार्यरत थी, तो टोटल संख्या 48 पहुंच जाएगी, और हर वैन में तकरीबन 20 साइंस एग्जिबिट्स हैं. तो ये देखिए, आपके प्यारे कोलकाता में इस तरह की বিজ্ঞান প্রদর্শনী চলছে, আর এখানে সব বাচ্চারা এসে দেখছে যে কোনো কোনো রকমের সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট এখানে করা গেছে. তাছাড়া আপনি দেখতে পারবেন ये भी शायद बंगाल की ही इमेज है, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म दैट आई सी. बंगाल में अभी भी कई सारे रूरल एरियाज है जहाँ पे सलवार सूट यूनिफॉर्म में पहनाया जाता है बच्चों को, और वहाँ पे देखिए उन रूरल एरियाज में स्कूलों में ले जाके इन वैन्स को रखा गया है ताकि उन बच्चों को ये एक्सपोजर मिल सके, उन बच्चों को भी साइंस के एग्जिबिट देखने का मौका मिल सके. जो बड़े शहरों में शायद बिरला साइंस म्यूजियम या इस तरह के बहुत सारे साइंटिफिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको ये साइंस सिटीज और वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है बड़े शहरों में, लेकिन रूरल एरियाज में बच्चे कहीं ना कहीं इससे वंचित रह रहे थे. तो उनका ध्यान रखते हुए इस तरह का एक बहुत ही नायाब ये इनिशिएटिव था, जो कि आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि 1965 में शुरू किया गया था. लेह ये पहुंचा 2020 में. ठीक है बच्चों, तो इस तरह का छोटा सा पोर्शन आपका जो छूटा हुआ था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर सिलेबस फॉर करंट अफेयर्स. नाउ आई विल हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू विद अ फ्यू थिंग्स. हमने पूरी कोशिश करी है कि 100% ऑब्वियसली बुक की कवरेज दें. बुक में जो पॉइंट्स दिए गए थे उसके आसपास पेरिफेरी में अगर 10% 12% जो बाहर की चीजें उसकी भी पूरी कवरेज दें. बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई दें जो हमने बिल्कुल भी टच नहीं करे, जो बिल्कुल बाहर से हैं. बिकॉज आपको ये समझना होगा बच्चों कि जीके का या करंट अफेयर्स का देयर इज नो एंड. कोई इसका एक बाउंड्री में उसको बांधा नहीं जा सकता है, बिकॉज आईसीएसआई स्पेसिफिकली इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस लिख देता है कि उसको ऐसे भी बांध पाना बहुत मुश्किल होता है. बट दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा. एक, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि पेपर आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, कंसीडरिंग द काइंड ऑफ सिनेरियोज एंड द स्ट्रगल्स दैट पीपल आर गोइंग. द पेपर वुड नॉट बी दैट वेरी डिफिकल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, दो तीन क्वेश्चन अगर ऐसे आते भी हैं तो आपको सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है और छोड़ देना है. यू शुड नॉट पैनिक, यू शुड नॉट बी sad because of that. None of the toppers, see, I've had more than 50 students in the past 5 years who've scored an all India rank with me. But I've always said this to them, और उनके भी feedbacks यही आते हैं. कोई टॉपर को जरूरत नहीं होती है 100% पेपर अटेंड करने की.
बहुत अच्छा है अगर आप एग्जाम के पहले 5 मिनट में ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आप कौन सा 5 नंबर 7 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने वाले नहीं हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा टाइम फॉर द अदर 95% ऑफ द पेपर दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। एंड आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके अगर जाते हैं देन देयर आर नो सरप्राइजेस, देयर इज नो लेट डाउन, आपका पैनिक नहीं होता है, आप अपने नर्वस सिस्टम पे अच्छा कंट्रोल रख पाते हैं। लेकिन अगर आप चिंतित अवस्था में आ जाते हो, ये 2 क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं है, rather than thinking about the 2 questions that you can't answer, you should be more than happy to think about the other 40, 45, 48 questions that you are able to answer। ठीक है, इसके अलावा बस सबसे पहला काम आपका होगा इसको अच्छे से पढ़ लेना। इनको पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक आपको आईसीएसआई की किताब खोलने की जरूरत है, बिकॉज मैंने अपने सारे वीडियोस में पीपीटीज में 99% कवर कर दिया है। बट इफ यू वांट टू गो फॉर अ सेकंड राउंड, पहले इसे कंप्लीट कीजिए, सारे वीडियोस प्लस पीपीटी में जितना टेक्स्ट है उसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप चाहें तो अपनी आईसीएसआई स्टडी मैट को खोलिए और थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए बच्चों, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम, बट फॉर द एग्जाम कॉल्ड लाइफ, फॉर द एग्जाम कॉल्ड करियर, फॉर द एग्जाम कॉल्ड पर्सनैलिटी। हमेशा वो आपकी मदद करेगा। ठीक है बच्चों, लेट्स नॉट बी मायोपिक एनीमोर, थोड़ा सा बड़ा विजन रखते हैं, दूर के लिए सोचते हैं और थोड़ा सा ये न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत को इनकलकेट करते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, बेस्ट ऑफ